साथियों नमस्कार। आज हम आपको पंचायती राज के बारे में बताएंगे, जिसको सरल भाषा में अगर हम कहें तो आप लोग जीवन में इसको दैनिक जीवन में देखते ही हैं। जैसे प्रधानी का चुनाव हो गया और इस समय चर्चा में भी है, तो इस सब के बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। ना केवल पेपर में ही आता है बल्कि वैसे भी आपको ये आना ही चाहिए, क्योंकि आप एक नागरिक हैं तो आपके अधिकार और दायित्व क्या हैं इन सब के बारे में जानकारी होना ही चाहिए। तो आइए आज इसी पर हम बात करते हैं कि किस प्रकार से ये प्राचीन काल से और मध्यकाल में से लेकर के इसके विकास की यात्रा रही है और वर्तमान में ये कहाँ तक पहुँचा है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करने के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं। और ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, लेकिन इसको हम कई पार्ट में ब्रेक कर देंगे, तो आप उसको देख सकते हैं। और अन्य पार्ट के लिंक जो हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, तो आप अनवरत रूप से इसको देख पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का ये पूरा मुद्दा क्या है और क्या टॉपिक है, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पंचायती राज की ये जो व्यवस्था है, ये वर्तमान समय की व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में है। और अगर हम इसको अध्ययन की दृष्टि से देखें तो 5 भागों में इसको हम विभाजित कर सकते हैं। पहला तो हम ये देख सकते हैं कि काल विभाजन में तो पहला युग अगर देखा जाए तो वैदिक युग रहा है। दूसरा, इसका जो युग है वो अगर विभाजन की दृष्टि से देखें तो प्राचीन काल है। तीसरा मध्यकाल है। चौथा ब्रिटिश काल है और पांचवा है स्वतंत्रता पश्चात जो इसके विकास की यात्रा रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैदिक युग की। वैदिक युग की जो व्याख्या है और वैदिक युग के समय में पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार से थी, उसका ज्ञान हमें पुस्तकों से मिलता है, जिनमें से 2 पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं। एक है रामायण और एक है महाभारत। और जो अन्य प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें भी प्राचीन ग्रंथों में एक शब्द का उल्लेख मिलता है, पंचायतन शब्द का। पंचायतन का अर्थ होता है 5 व्यक्तियों का समूह, जिसमें से एक व्यक्ति आध्यात्मिक होता है। आध्यात्मिक व्यक्ति अर्थात जो उस आध्यात्म के बारे में जिसको ज्ञान रहता है। तो और ऐसे जो समूह थे, पंचायतन समूह थे, इनकी जो व्यवस्था है वो धीरे धीरे समाप्त हो गई। अर्थात इसमें जो पंचों का समूह था उसमें एक आध्यात्मिक व्यक्ति की जो व्यवस्था थी वो समय के साथ साथ लुप्त प्राय हो गई। फिर इसके पश्चात जो है इसका जो उल्लेख मिलता है रामायण में मिलता है और महाभारत में मिलता है, जो कि महाकाव्य है, महाकाव्य युग कह सकते हैं। राज्य में एक जाति पंचायत होती थी। रामायण के अध्ययन से मिलता है कि रामायण में जाति पंचायत की व्यवस्था की गई है, जिसमें पंचायत द्वारा निर्वाचित व्यक्ति राजा के मंत्री परिषद का सदस्य होता था। महाभारत के शांति पर्व में कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मनुस्मृति में भी ग्रामों के स्थानीय स्वशासन के पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं। इसी प्रकार से ग्राम का मुख्य अधिकारी होता था, महाभारत में ऐसा उल्लेख मिलता है, जबकि 10 ग्रामों का समूह होता था। प्राचीन काल में ग्राम की जो व्यवस्था थी वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस बात का उल्लेख है कि जो गांव हैं, नगर हैं, उनके नाम दिए गए हैं। नगर को पुर कहा जाता था और इसके प्रमुख को नागरिक कहा जाता था। उसके बाद आता है मौर्य एवं मौर्य के साम्राज्य के पश्चात का युग। उसमें भी ग्राम की जो व्यवस्था थी उसके लिए एक वृद्धों की काउंसिल होती थी, जिसको बोलते थे काउंसिल ऑफ एल्डर्स। इसके बाद का जो युग है उसमें भी ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि पंचायती व्यवस्था गांव में शामिल थी, लेकिन उसमें जो नाम थे वो बदल गए थे। जैसे जो जिला का अधिकारी होता था उसको विषयपति और जो ग्राम का प्रधान होता था उसको ग्रामपति कहते थे। स्थानीय निकाय किसी भी प्रकार के राजसी हस्तक्षेप से मुक्त रहते थे। और ये इस प्रकार से प्राचीन भारत में स्थानीय शासन की एक सुव्यवस्थित प्रणाली थी। लेकिन यहाँ पर एक बात का उल्लेख करना अत्यंत आवश्यक है कि महिलाओं की कोई भूमिका पंचायती राज में इस काल में नहीं मिलती है। इसके बाद आता है अगला युग, मध्यकाल। मध्यकाल में जो है सल्तनत काल के दौरान दिल्ली के सुल्तानों ने अपने राज्यों को प्रांतों में विभाजित करके रखा था, जिन्हें विलायत कहा जाता था। ग्राम के शासन के लिए 3 महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे, जिनमें से प्रशासन के लिए मुकद्दम और राजस्व संग्रह के लिए पटवारी
तथा पंचों की सहायता से विवादों का निपटारा करने के लिए चौधरी होता था। ग्रामों को सुशासन के संबंध में अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर पर्याप्त शक्तियां प्राप्त थी। मध्यकाल में मुगल शासन के तहत जातिवाद और शासन की सामंतवादी प्रणाली ने धीरे धीरे ग्रामीण सुशासन को नष्ट कर दिया। मध्यकाल में भी स्थानीय ग्राम समाज में स्त्रियों की भूमिका का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। इसके बाद आता है ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की स्वायत्तता पूर्णतया समाप्त हो गई और वो कमजोर हो गए। लेकिन इसी के साथ साथ पंचायती राज व्यवस्था के जो उल्लेख हैं वो और पंचायती राज व्यवस्था के पुनः पुनर्जीवित करने के जो प्रयास हैं वो ब्रिटिश काल में शुरू हो गए। सन 1870 में पंचायती व्यवस्था के लिए मेयो के प्रस्ताव के द्वारा स्थानीय संस्थाओं की शक्ति और उत्तरदायित्व में वृद्धि की गई तथा उनके विकास को गति दी गई। सन 1870 में ही सबसे पहले जो है नगर पालिकाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया और उसके बाद जो व्यवस्थाएं थी धीरे धीरे उनमें सुधार होता गया। इसके पहले 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसने जो है इस पूरी व्यवस्था को एक नए स्वरूप को दिया और चूंकि उसकी वजह से पूरे जो उस समय का साम्राज्य था उसमें वित्त यानी धन का आर्थिक दबाव बहुत ज़्यादा पड़ गया था, जिसकी वजह से विकेंद्रीकरण पर लॉर्ड मेयो के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। मेयो द्वारा उठाए गए कदमों का अनुसरण करते हुए बाद में लॉर्ड रिपन ने सन 1882 में इन संस्थाओं और स्थानीय संस्थाओं को उनके लिए अत्यंत आवश्यक लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया। इसके बाद जो है इसी समय की बात है जब उस समय जो बोर्ड अस्तित्व में थे उनमें से निर्वाचित गैर अधिकारियों का मतलब ये हुआ कि वो व्यक्ति निर्वाचित होता था जो गैर अधिकारी हो। ऐसा व्यक्ति निर्वाचित नहीं हो सकता था जो अधिकारी हो, अर्थात जो व्यक्ति अधिकारी नहीं होगा और ऐसे व्यक्तियों की संख्या 2/3 होती थी। 2/3 अधिकारियों का जो बहुमत है वो अनिवार्य कर दिया गया और ये सारे निकाय के जो निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे उनमें से अध्यक्ष भी निर्वाचित गैर अधिकारी को ही चुना जाता था। इसीलिए इसको भारतीय स्थानीय सुशासन का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। सन 1907 में स्थानीय सुशासन संस्थाओं को CEH होब हाउस की अध्यक्षता में केंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन के गठन से अत्यंत बल मिला। इन्होंने ग्राम पंचायत स्तर के महत्व को चिन्हित किया और इसी पृष्ठभूमि में सन 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने स्थानीय सरकार के विषय को प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया। इस प्रकार से देखा जाए तो लॉर्ड रिपन और लॉर्ड मेयो के प्रयासों को बल मिलता गया धीरे धीरे और 1925 तक 8 प्रांतों ने पंचायत अधिनियमों को पारित कर लिया था तथा वर्ष 1926 तक 6 देशी रियासतों ने भी पंचायत कानून पारित कर लिए थे। तो इस प्रकार से जो पंचायती राज की व्यवस्था है जो ब्रिटिश काल के शुरुआती दिनों में अत्यंत क्षीण हो गई थी, वह ब्रिटिश काल के समाप्ति के होने के साथ साथ धीरे धीरे मजबूत होती गई। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। इसका अगला भाग अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगले भाग में हम स्वतंत्रता पश्चात और स्वतंत्रता के 2-4-10 वर्ष के पूर्व से लेकर के अब तक के पूरे पंचायती राज व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। तो अगले वीडियो को भी आप लोग जरूर देखिएगा। धन्यवाद।